सुना स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। एक बार बता दें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। यस सर, आ रही है। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। सो व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए। नई डीएनए का बनना पहले से मौजूद डीएनए के ब्लूप्रिंट को लेके प्री एग्जिस्टिंग डीएनए का यूज़ करते, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज़ में होता है, सेल डिवीज़न के एस फेज़ में। डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एस फेज़ ऑफ सेल डिवीज़न। तो हम ये जानते हैं कि जब सेल डिवाइड होती है तो उसमें एक माइटोटिस फेज़ होता है, एक इंटरफेज़ होता है। तो इंटरफेज़ में 4 स्टेजेस होती हैं, G1, S, G2 और G0। तो इंटरफेज़ में जो ये G0 फेज़ है, ये क्विसेंट स्टेज कहलाती है। मेन तो 3 होती हैं, G1, S और G2। तो ये एस फेज़ में सेल डिवीज़न होता है, इंटरफेज़ की बीच वाली स्टेज में सेल डिवीज़न होता है। इसके बाद माइटोसिस या मियोसिस होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन द एस फेज़ ऑफ सेल डिवीज़न या एस फेज़ ऑफ इंटरफेज़। जो इंटरफेज़ होता है उसकी एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन चाहे सर्कुलर डीएनए हो, जैसे प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, और चाहे लीनियर डीएनए हो, जैसे हम जानते हैं यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है। तो चाहे सर्कुलर डीएनए हो, चाहे यूकैरियोट्स की तरह लीनियर डीएनए हो, तो चाहे डीएनए लीनियर हो चाहे डीएनए सर्कुलर हो, रेप्लिकेशन हमेशा एक पॉइंट से होता है। एक पॉइंट से होता है रेप्लिकेशन हमेशा, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन आइदर इन प्रोकैरियोट्स और इन यूकैरियोट्स स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। दिस पॉइंट इज नोन एज ओराई। क्या कहते हैं इस पॉइंट को? ओराई, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ओरिजिन जहाँ से होता है उसके दोनों तरफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जैसे इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ, इसमें इधर और इस तरफ, दोनों तरफ रेप्लिकेशन हो रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों में बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब एक डायरेक्शन में नहीं होता, दोनों तरफ होता है। इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बस प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है और यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है ये हम अब जानते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। मतलब एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है जिस पे दोनों स्ट्रैंड बनते हैं। तो पहले तो ये सुझाव आया था कि डीएनए रेप्लिकेशन कुछ ऐसा हो सकता है कि ये सपोज़ हमारे पास एक ओरिजिनल डीएनए है, इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, दो नए स्ट्रैंड बने, और सपोज़ ये दोनों स्ट्रैंड आखिरी में जाके ऐसे बन गए। यानी कि अगर शुरुआत से लास्ट तक देखें तो ऐसा लग रहा है एक पेरेंट डीएनए है
एक नया डीएनए बन गया है, डॉटर बिल्कुल एंटायरली नया बना। लेकिन लास्ट में हमने देखा कि मिचेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता पड़ गया कि मेथड सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं और इन स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट मान के नए डीएनए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हाइब्रिड डीएनए जो बने हैं, हाइब्रिड, यही न्यू डीएनए है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। अब हम लोग मैकेनिज़्म देखते हैं। सो मैकेनिज़्म को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। तो सबसे मेन एंजाइम जो होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यही सबसे मेन एंजाइम है। हम लोग जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो डीएनए पॉलीमरेज की वजह से होता है। वो भी 3 तरह के पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल में 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, 3, इसी को बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को ही शॉर्टकट में डीएनए पॉलीमरेज बोल देते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 3 तरीके के होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है। मेन जो रेप्लिकेशन का काम करता है वो ये करता है डीएनए पॉलीमरेज 3, और ये मेनली एंजाइम रिपेयरिंग का काम करता है। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन देखते हैं, उसमें ये 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। दूसरा एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए पॉलीमरेज के अलावा, डीएनए पॉलीमरेज तो मेन एंजाइम है ही। मेरी आवाज़ आ रही ना? डीएनए पॉलीमरेज तो मेन एंजाइम है। इसके अलावा जो दूसरा एंजाइम होता है वो होता है हेलिकेज। ठीक है। हेलिकेज को अनवाइंडेज भी कहते हैं हम लोग। यस सर। और हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है, डिकॉइलिंग करता है। प्रॉपर वर्ड अनवाइंडिंग ही होगा, अनवाइंडिंग करता है। डीएनए के स्ट्रैंड्स की अनवाइंडिंग करता है। डीएनए के स्ट्रैंड जो इस तरह से घुमावदार है, इसको ऐसा सीधा करने की कोशिश करता है। तो ये काम होता है हेलिकेज। लेकिन जो हेलिकेज है ये तब तक काम नहीं कर सकता जब एक और एंजाइम मौजूद ना हो, जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज। तो टोपोआइसोमेरेज हेलिकेज के साथ मिलकर काम करता है, और अब ये जो होता है सुपर कॉइलिंग को रोकता है। आगे हम देखेंगे कैसे ये सुपर कॉइलिंग को रोकता है। ठीक है। तो ये हेलिकेज की वर्किंग है। इसके अलावा जो तीसरा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज, खैर मैंने तीसरा लिख दिया, कोई ज़रूरत नहीं इसको तीसरा लिखने की, दूसरा ही ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के एंजाइम है। सिमिलर फंक्शन जो हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज करते हैं वही फंक्शन, 2 का बी कर देते हैं अपन, वही फंक्शन गायरेज करता है। सिमिलर फंक्शन डीएनए गायरेज करता है। ठीक है। डीएनए गायरेज सिमिलर फंक्शन करता है जो कि टोपोआइसोमेरेज और कौन कर रहे हैं? सर वो आइसोमेरेज और हेलिकेज वो यूकैरियोट्स में करते हैं। हाँ, टोपोआइसोमेरेज और हेलिकेज जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के हैं, और सर ये गायरेज प्रोकैरियोटिक सेल्स का काम वही है जो हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज कर रहे हैं। ठीक है। बस ये काम कर रहे हैं इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि अनवाइंडिंग करना और टेंशन रिलीज करना, सुपर कॉइलिंग को रोकना। ओके। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाइगेज। तो लाइगेज जो है ना 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करता है। लाइगेज का मतलब ही होता है ज्वाइनिंग एंजाइम, ना, ज्वाइन करने वाला एंजाइम है। तो ज्वाइन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ता है। ठीक है। सो ये
एंजाइम्स हैं, कोई दिक्कत इन एंजाइम्स में? नो तो ये रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं ना? हाँ, एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है प्राइमेज। सबसे मेन एंजाइम तो यही है, खैर प्राइमेज, नहीं तो शुरू ही नहीं हो पाएगा। ये आरएनए प्राइमर्स बनाते हैं। ये क्या होते हैं आरएनए प्राइमर्स, अभी हम बात करते हैं। तो ये प्राइमेज बनाते हैं, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए होते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं होती, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए होते हैं। अभी देख लो, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए, आरएनए के छोटे छोटे रूप होते हैं, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। ठीक है, तो अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। उससे पहले एक नोट पॉइंट याद रखना तुम लोग, डीएनए अपना रेप्लिकेशन खुद करा लेता है, तो ये ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन है, यानी कि डीएनए से डीएनए बन रहा है तो अपने आप को खुद कैटालाइज करवा रहा है। और डीएनए आरएनए भी बनवा लेता है, यानी कि दूसरी चीज़ें भी बना रहा है। तो ये अदर केमिकल भी बना रहा है, आरएनए भी बना रहा है, खुद को भी बनवा रहा है। तो डीएनए इज बोथ ऑटो कैटालाइटिक, ऑटो कैटालाइटिक क्यों कहते हैं इसको? सर क्योंकि ये डीएनए से डीएनए बना रहा है। एंड हेट्रोकैटालाइटिक, हेट्रोकैटालाइटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डीएनए से आरएनए बना, डीएनए से आरएनए बना रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में याद रखना कि इसकी जो डिस्कवरी करी है वो किसने करी? कॉरेनबर्ग ने। तो कॉरेनबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी करी थी। खैर डिस्कवरी पेपर्स में बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, फिर भी पता होना चाहिए डीएनए पॉलीमरेज की कॉरेनबर्ग ने करी है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द प्रोसेस। मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग कैसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का। ओके, चलिए, तो सबसे पहली प्रोसेस जो होगी डीएनए रेप्लिकेशन में वो होगी अनवाइंडिंग। एक सेकंड में, जरा एक कॉल आ रहा है, म्यूट पे रख रहा हूँ मैं। हाँ मोहित सर, आज क्लास हो गए? क्लास चल रही है, आधी निकल चुकी, 12 मिनट की निकल चुकी, रिकॉर्डिंग कर रखी मैंने। कहाँ रहते हो 8 तुम? बजे से? तो 8 से तो कर रखी है, भूल जाते हो क्या? अरे सर, आ रहा हूँ। ओके, भले ही मैंने म्यूट कर दिया हो, लेकिन ये आवाज़ रिकॉर्डेड तो हो ही गई। कुछ नहीं, मोहित का फ़ोन था। सो अनवाइंडिंग, तो अभी 1 मिनट रुक जाते हैं, ये जब तक आ रहा है मैकेनिज्म तभी से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक ये समझ में Yes, आ गया, sir. यहाँ तक डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है ये सब समझ में आ गया। Yes. कौन से फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन? एस S फेज। एस फेज का फुल फॉर्म अगर याद करें तो सिंथेटिक फेज, तो नाम ही है सिंथेटिक, तो नए डीएनए मॉलिक्यूल बनता है इसमें, सिंथेटिक Yes, फेज। sir. ठीक है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है उस जगह को क्या बोलते हैं? ओराई। ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि दोनों तरफ रेप्लिकेशन होता है। जैसे कि यहाँ से शुरू हो रहा है तो इस तरफ भी होगा रेप्लिकेशन, इस तरफ अगर सर्कुलर है तो, और लीनियर है तो ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो यूकैरियोट्स में लीनियर होंगे और प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होंगे, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहता है। रेप्लिकेशन एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, और डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव मतलब रिकॉर्ड यानी कि आधा तो पेरेंट ही डीएनए है और आधा डॉटर डीएनए है। ओके सर, मतलब जो नया बन रहा होगा डीएनए वो होगा। यस, ठीक है। Yes, और एस फेज में होता है, ये जरूर याद रखें। मैकेनिज्म से पहले हमने देखे कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं। मोहित ज्वाइन हो गए? अभी नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया, चलो। तो ये एंजाइम्स हमने देख लिए, कौन कौन से एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज। एक सेकेंड, ये
हेलिकेज। तीसरा एंजाइम है डीएनए गायरेज। चौथा है डीएनए गायरेज तो उसी की जगह पर है, हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज, लाइगेज और प्राइमेज। ठीक है, ये एंजाइम्स इसमें यूज़ होंगे। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। अच्छा, ये नोट पॉइंट भी याद रखना है कि डीएनए जो होता है वो ऑटो कैटालाइटिक, हेटेरोलाइटिक दोनों होता है, क्योंकि वो अपना रेप्लिकेशन खुद करा रहा है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ऑटो कैटालाइटिक। और डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हेटेरो कैटालाइटिक। एंड नाउ वी स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। सो फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म शायद अगले पेज पे शुरू कर दिया था, यस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं अनवाइंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए की अनवाइंडिंग होती है। तो ये अनवाइंडिंग कौन कराता है? हेलिकेज एंजाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्टार्ट्स बाय विच एंजाइम? हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम। So suppose I have बोलो। सर यहाँ तो गायरेज होगा ना? बिल्कुल सही बोला है बिटिया ने, गायरेज होगा। ऐसा कर लेते हैं अब, ठीक है। यूकैरियोटिक में हेलिकेज कराता है और प्रोकैरियोटिक में गायरेज कराता है। ठीक, यस सर। ये तरफ और अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये हमने इस तरह से एक डीएनए बना दिया। ये मान लो एक डीएनए हमारे पास, और इसमें क्या होना शुरू हो गई है? ये इस तरह से एक डीएनए था सपोज हमारे पास, और इसकी अनवाइंडिंग होना शुरू हो गई है। अब ना केवल ये अनवाइंडिंग कराएगा, बल्कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी रिमूव कराएगा। ठीक है, जैसे एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो ये उसके हाइड्रोजन को भी ब्रेक करेगा। ठीक है, ओके। यस सर। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, तो क्या होगा? ये जो दोनों पोर्शन है इस तरह से ओपन हो जाएंगे। अब ये दोनों पोर्शन जब इस तरीके से ओपन हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी? यहां पर सुपर कॉइलिंग होने लगेगी ऊपर के पोर्शन में। सुपर कॉइलिंग कहने का मतलब ये है कि आपने इस तरह का एक डीएनए मॉलिक्यूल लिया, इस तरीके का, ये जो बना हुआ है डायग्राम। जब इस तरह का डीएनए मॉलिक्यूल लिया और इसको नीचे से सही खोल रहे हो तुम, तो ऊपर और ज़्यादा कॉइलिंग हो जाएगी। अगर आपके पास कोई एक कपड़ा हो, उस कपड़े को थोड़ा मोड़ दो, बहुत दिनों तक वो मुड़ा हुआ है, अब उसको सीधा करो अगर, तो जो नीचे की आपने डिकॉइलिंग कर रहे हो, उसका जो टेंशन है वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर और ज़्यादा कॉइलिंग होने लगती है। ये डीएनए बहुत ज़्यादा कॉइल्ड था, अब आप नीचे तो इसको अनवाइंड कर रहे हो, तो ऊपर और ज़्यादा कॉइलिंग होने लगेगी, यानी ऊपर और ज़्यादा सुपर कॉइलिंग होने लगेगी, और ज़्यादा स्पाइरल स्ट्रक्चर सा बनने लगेगा इस तरीके से। जैसे कि ये आपका ओपन हो रहा है, तो ये और ज़्यादा स्पाइरल होने लगेगा ऊपर की साइड। इतना तो आपने खोल लिया, इतना तो आपने खोल लिया, यहाँ तक तो खोला है, लेकिन ये जो ऊपर मैंने ऐसा दिखाया वो ऐसा नहीं होगा, ये और ज़्यादा भयानक रूप से कॉइल्ड होगा, कुछ इस तरीके का होगा वो स्ट्रक्चर। एक सेकंड, और ज़्यादा कॉइल टाइप हो चुका होगा, ऐसा हो चुका, सुपर कॉइलिंग होने लग जाएगी ऊपर। समझ में आ रही है गायरेज क्या? सर गायरेज का काम ही अनवाइंडिंग है, तो यहाँ पे फिर अनवाइंडिंग काम है ना, अनवाइंडिंग काम है तो करवा रहा है ना अनवाइंडिंग, यहाँ तो अनवाइंडिंग करा रहा है वो, लेकिन ऊपर सुपर कॉइलिंग होने लगेगी। यहाँ तो गायरेज नहीं है ना, यहाँ पे फंक्शन कर रहा है वो, जहाँ यहाँ फंक्शन कर रहा है, यहाँ उसने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, इस तरह से उसने अनवाइंड करा दिया, पर ऊपर कॉइलिंग होने लगेगी। ओके सर। नहीं जबरदस्ती नहीं, बताओ क्या दिक्कत आ रही है? तो मतलब ऊपर वो खोल चुका होगा या वहां तक वो पहुंचा ही नहीं होगा? उसने नीचे से शुरुआत की है खोलने, मैंने यहाँ से लिया है, ऊपर से लिया ही नहीं मैंने ये माना है ये जगह ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओराई है, यहाँ से उसने शुरुआत करी है, ऊपर की तरफ जा रहा है वो। ओके सर। तो अभी इतना तक वो पहुंच गया था, यहाँ तक वो पहुंच गया है हेलिकेज।
ये मान लो यहाँ पर है हेलिकेज, इस तरह से बना लेते हैं, ऐसे डबल स्ट्रक्चर होता है हेलिकेज। ये हेलिकेज ऐसे में आगे प्रोसीड कर रहा है, तो यहाँ तक तो ये पहुँच गया है ये। अब उसने ऊपर नहीं खोला तो यहाँ तो सब कॉइलिंग अनवाइंडिंग वगैरह हो गई है, लेकिन इस अनवाइंडिंग की वजह से ऊपर सुपर कॉइलिंग होने लगेगी। यस सर। तो सुपर कॉइलिंग, अच्छा ये तो सुपर कॉइलिंग होने लगेगी, साथ साथ ये कई सालों से कैसा था, वाइंडेड था, मतलब ये डीएनए काफ़ी समय से वाइंडेड था। यस सर। एक तो यहाँ सुपर कॉइलिंग होने लगेगी, पहली प्रॉब्लम तो क्या यहाँ क्या होने लगेगी, बोलो, सुपर कॉइलिंग। दूसरा ये कैसा था, कई दिनों से मुड़ा Coil हुआ था। था, तो ये वापस से कॉइल्ड होना चाहेगा ना, वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने चाहेंगे ना यहाँ पर, मतलब वापस से पास पास नहीं आने चाहेंगे ये स्ट्रैंड। यस सर। तो ये एक जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ये वापस से पास आना चाहेंगे, और ये सुपर कॉइलिंग इसको हटाने का काम करता है। इसको हटाने के लिए दो फैक्टर होते हैं, एक तो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, तो ऐसा लिखेंगे हम लोग कि बोथ द स्ट्रैंड्स वांट्स टू अच्छा वर्ड नहीं आ रहा, क्या वर्ड बनाने, एनसीईआरटी में लिखा है कुछ वर्ड, कोई वर्ड नहीं लिखा एनसीईआरटी में इसके लिए, मतलब ये फिर से इंग्लिश में, पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ ये बात। ये जो चीज़ है, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जहाँ जितने में अपन ने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ दी है, ये दोनों स्ट्रैंड वापस से वाइंडेड होना चाहेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोथ द, हाँ ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में। नाउ SSB, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSB? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है ये सर? SSBP। पी तो प्रोटीनी वर्ड के लिए है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग के लिए SSB होता है, यस। ठीक है। सो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, प्रिवेंट वाइंडिंग ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स। और इसमें जो टेंशन क्रिएट होती है, इसको रिलीज कराने के लिए एक एंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमेरेज। तो टेंशन कौन सी, सुपर कॉइलिंग की जो टेंशन क्रिएट होती है, उसको हटाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, टोपोआइसोमेरेज। तो अनवाइंडिंग क्रिएट्स टेंशन, अनवाइंडिंग नीचे की तरफ हो रहा था ना, क्रिएट्स टेंशन इन द अनकॉइल्ड पार्ट, यानी कि अभी जिसकी कॉइलिंग नहीं हुई है, अनकॉइलिंग नहीं हुई है, अनकॉइल्ड पार्ट, विच फर्दर कैन कॉज सुपर कॉइलिंग, जिसकी वजह से ऊपर क्या हो सकता है, सुपर कॉइलिंग, ठीक है। दिस टेंशन इज रिलीज्ड बाय, बताओ कौन सा एंजाइम, टोपोआइसोमेरेज। और फिर से मैं वो बता दूं कि टोपोआइसोमेरेज यूकैरियोटिक सेल में है, जबकि हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज दोनों का काम गायरेज करता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। ओके सर। सो टोपोआइसोमेरेज ब्रैकेट में कर देता हूं, गायरेज इन प्रोकैरियोटिक सेल। गायरेज टोपोआइसोमेरेज की फैमिली को बिलोंग करता है वैसे। तो यहाँ पर अनवाइंडिंग को कौन प्रिवेंट कर रहे हैं अब, SSB प्रोटीन और कौन सा, टोपोआइसोमेरेज, ये अनवाइंडिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, इसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है, अपने को उल्टा वाई दिख रहा है ये। तो ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया है, अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, thus a Y-shaped structure is formed
नोन एज, क्या कहते हैं वाई शिफ्ट स्ट्रक्चर को हम लोग? रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब आता है रोल किसका? डीएनए का, डीएनए पॉलीमरेज का। तो अब हमें यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स को हमें ऐड करना है, बेसिस को हमें ऐड करना है। तो यानी कि अब यहाँ पे किसका रोल आएगा? न्यू डीएनए स्ट्रैंड का। डीएनए पॉलीमरेज का किसका रोल आना है? किसका? डीएनए पॉलीमरेज का। पॉलीमरेज। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज़ और होगी इससे पहले, वो होगा चार्जिंग ऑफ, या ऐसे कर देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफॉस्फेट्स। अभी एक चीज़ का फॉर्मेशन और हो रहा होगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफॉस्फेट्स। तो जब ये प्रोसेस चल रही होगी तब सेल के अंदर कुछ फॉर्मेशन हो रहा होगा। एडेनिन मोनोफॉस्फेट से एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा होगा, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट से ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा होगा। ठीक है ना, काइनेज एंजाइम बनाता है इसको, पायरोफॉस्फेटेज काइनेज होता है एंजाइम का नाम। साइटोसिन मोनोफॉस्फेट से साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा होगा, और थायमिन मोनोफॉस्फेट से थायमिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर एडेनिन मोनोफॉस्फेट से इस तरह के मॉलिक्यूल बन रहे होंगे जब ये प्रोसेस चल रही होगी। कि कंटिन्यूएशन में ये प्रोसेस भी अलग से चल रही होगी साइटोसोल में। ओके, मेरी बात समझ में आई? ये मैंने क्या लिखा है? एडेनिन मोनोफॉस्फेट से क्या बन रहा होगा? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। गोनासिन मोनोफॉस्फेट से गोनासिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा होगा। यस सर। ओके, अब हम लोग Yes, देखेंगे एक्शन ऑफ आरएनए प्राइमेज। एक्शन ऑफ आरएनए प्राइमेज। अब एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इसके साथ एक प्रॉब्लम है। इसको फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए ऐड होने के लिए। सर OH। OH ग्रुप चाहिए। जैसे अगर अपन लोग डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो थर्ड पोजीशन होता है, कौन सी पोजीशन? थर्ड पोजीशन। यहाँ पे एक H और एक OH होता है, ठीक है। ये थर्ड पोजीशन है कार्बन की। ये क्या है? ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? पेंटोज शुगर का, डीऑक्सी पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। इसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ा होता है? एडेनिन, थायमिन, कुछ भी, कोई भी नाइट्रोजनियस बेस जुड़ा होगा। और थर्ड पोजीशन पे एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अरे भूल गए क्या? सर यस सर। ये डीएनए है, इसकी जो थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे ये H होगा, यहाँ पे एक OH होगा। तो मैं कह रहा हूँ थर्ड पोजीशन पे एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है 3 प्राइमर एंड पर, यस सर। ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज को जब भी ये दिख जाता है OH, तब वो इस पे एक नया पेंटोज शुगर जोड़ देता है। जैसे कि मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये एक नया पेंटोज शुगर है। ये 1 2 3 4 5 पोजीशन पे ये CH2 का मॉलिक्यूल लगा दिया मैंने। ठीक है,
तो यहाँ पर जब डीएनए को क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, क्या देखता है डीएनए पॉलीमरेज? फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या देखता है? फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जब उसको फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख जाता है, जब उसको क्या दिख जाता है, बोलो ना। फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब उसको फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख जाता है तो वो एक और डीएनए के मॉलिक्यूल को नीचे से पकड़ लाया। देखो ये पूरा दूसरा, ये नॉट डीएनए मॉलिक्यूल, सॉरी, ये पूरा दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है। सॉरी, ये पूरा दूसरा पेंटोज शुगर है अलोंग विद द फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिला के एक पूरा पेंटोज शुगर है। ये ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है और ये पूरा 5 मॉलिक्यूल का क्या है, पेंटोज शुगर है। इसमें भी ऐसे ही होगा, पेंटोज शुगर, ये भी पेंटोज शुगर है। 5th पोजीशन पे ये CH2 है, यहाँ पे ये इस तरीके से इसमें भी होगा। ठीक है, तो उसको फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए। मैं 2 घंटे से क्या बोल रहा हूँ, डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए? फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, ये से फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा तो ये किसको पकड़ लाएगा, किसको पकड़ लाएगा? ये पेंटोज शुगर अलॉन्ग विद द फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ से एक OH मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से पानी, यहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन होगा इस तरीके से कुछ। जस्ट अ मिनट। श्रेष्ठ को बुखार आ रहा है क्या? एक बार और दे दो अभी दवाई, अंतर नहीं आ रहा, ठंड लग रही है उसको अभी। दोबारा दे देना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े अंतर से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सो यहाँ पे एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्या है यहाँ पे? एक फ्री हाइड्रोक्स, ये डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए ही चाहिए, ठीक? यस सर। तो क्या करेगा, यहाँ से ये यहाँ से OH हटाएगा, यहाँ से एक H रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बन जाएगा। ठीक है ना, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है, क्योंकि इधर भी एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी एक एस्टर बॉन्ड बन रहा है, इधर भी एक एस्टर बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे मैंने फॉस्फेट का फॉर्मूला गलत लिख दिया और तुम सब लोग देख रहे हो बड़े मज़े से, ऐसे ऐसे महान है। क्या कर दिया सर आपने? अरे फॉस्फेट में यहाँ एक वो है भी, तो यहाँ पे एक वो भी तो आएगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज कर सकता है, लेकिन इसको फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए। क्या चाहिए? फ्री हाइड्रोक्सिल। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए इसको। प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमने अभी रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया है, ये 2 स्ट्रैंड होंगे रेप्लिकेशन फॉर्क में। एक स्ट्रैंड होगा 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर ऐसे, और एक ऐसे 3 to 5 प्राइमर। अच्छा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा कहाँ से कहाँ बनता है? यहाँ से भी देख सकते हो तुम, 5 से 3। 5 से हमेशा 3 की तरफ बनता है। ठीक है, इधर 5 प्राइमर फ्री रहेगा, इधर 3 प्राइमर में OH ग्रुप फ्री रहेगा। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर फॉर्म्ड होता है। अरे म्यूटेड हो गया। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर होता है फॉर्म्ड। ओके, मैंने जो बोला समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब ये अगर टेम्पलेट है, दोनों स्ट्रैंड अपोजिट पोलैरिटी पे होते हैं। यस सर, 3/5। अगर ये टेम्पलेट है 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर, तो यहाँ पर 5 प्राइमर क्या बनना शुरू हो जाएगा? यहाँ पे क्या जोड़ने शुरू हो जाएंगे?
क्या हो जाएगा सर? न्यूक्लियोटाइड बेसिस जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिस तो होंगे ही, जैसे यहाँ पे क्या है एडेनिन, यहाँ पे क्या है सपोज ग्वानोसिन, यहाँ पे क्या है साइटिन, और यहाँ पे क्या है थायमिन। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, तो यहाँ पे ए के लिए क्या पेयर बनेगा, ए के साथ कौन जुड़ेगा, कौन सा न्यूक्लियोटाइड बेस यहाँ पे जुड़ेगा ए के साथ, थायमिन। थायमिन। लेकिन जुड़ेगा नहीं थायमिन। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेस शुरू ही नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को एक क्या चाहिए, एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, तब से पीछे लगाता है। मतलब डीएनए पॉलीमरेज को एक ऐसा बेस चाहिए जिसके ऊपर वो नए नए फॉस्फेट ग्रुप अलोंग विद दिस पेंटोज शुगर को ऐड कर सकता है। ठीक है, ये एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए ही चाहिए उसको। अपने आप प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता है यहां से। ओके, प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता ये अपने आप। ऐसे नहीं कर सकता कि लाया और उसने लाके थायमिन को यहां पे अटैच करा दिया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया, ऐसा नहीं कर सकता वो। हाँ, प्रोसेस स्टार्ट के लिए उसको चाहिए क्या? प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए उसको कम से कम एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर चाहिए, उसके ऊपर ही वो दूसरा बिल्डअप कर सकता है। एक न्यूक्लियोटाइड बेस चाहिए, उसके ऊपर ही वो दूसरा बिल्डअप कर सकता है। ओके सर। अब यहां पे रोल आता है आरएनए का, आरएनए प्राइमर का। ये आरएनए प्राइमर कोई नई चीज नहीं होती, ये आरएनए पॉलीमरेज होता है। इसका फुल नेम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखा जाए तो ये भी एंजाइम इन्वॉल्व है, हमने इसका नाम नहीं लिखा पर ये एंजाइम भी इन्वॉल्व हो गया। हमने इसको अच्छा हमने ये लिखा था आरएनए प्राइमर। ठीक, तो आरएनए प्राइमर कुछ नई चीज नहीं होती, आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है? अब आरएनए पॉलीमरेज की एक अच्छी खासियत ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये आरएनए की शॉर्ट स्ट्रैंड बना लेता है। ऐसे आरएनए की शॉर्ट स्ट्रैंड बना सकता है। सुन रहे हो तुम लोग? छोटे छोटे सेगमेंट आरएनए के ये बना सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बनाता है, अपने आप बना लेता है आरएनए प्राइमर। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया?
चलो, तो अब क्या होता है कि भाई मैंने बताया कि डीएनए पॉलीमरेज तो उसको फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, पर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज अभी काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले कौन आता है? आरएनए प्राइमर्स रहते हैं कुछ, जो कौन बनवाता है? आरएनए प्राइमेज ही बनाता है। प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज कोई नई चीज़ नहीं होती, आरएनए पॉलीमरेज ही होता है। तो ये प्राइमर बनवाता है, आरएनए प्राइमर। क्या होते हैं ये प्राइमर्स? क्या होते हैं? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए, शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड सेगमेंट ऑफ आरएनए। ठीक है, अरे कुछ तो बोलो। एक छोटा सा आरएनए का सेगमेंट होता है ये। यस सर। तो ये एक सेगमेंट आके इधर जुड़ जाता है, ए के साथ यू जुड़ जाएगा, जी के साथ सी जुड़ जाएगा, सी के साथ जी जुड़ जाएगा और इधर ए जुड़ जाएगा। 5 to, ये पोलैरिटी क्या होगी? 5 to 3 प्राइमर एंड, और ऐसे फिर और भी जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ हो सकता है आरएनए प्राइमर का एक बड़ा स्ट्रैंड जुड़ जाए। ये मैंने सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का एक स्ट्रैंड बनाया है, यहाँ पे बड़ा स्ट्रैंड जुड़ सकता है, और भी बड़ा स्ट्रैंड जुड़ सकता है। जैसे जैसे ये ओपन होता जाएगा बड़ा स्ट्रैंड जुड़ जाएगा आरएनए प्राइमर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस इस जगह से शुरू नहीं होगी, क्योंकि अगर 5 प्राइमर एंड से हुई तो इसका जो अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे यहाँ पे 5 प्राइमर है तो इस पे बनने वाले डीएनए के स्ट्रैंड पर यहाँ पर 3 प्राइमर होगा, और कभी भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 to 5 तो बनता नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसेस इस जगह से शुरू होगी, यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ेगा। तो सपोज़ मैं इस तरह से लिख देता हूँ यहाँ पर, अभी मैं रैंडमली यहाँ पे कोई सा भी लिख देता हूँ, AGCT। तो यहाँ पर कौन सा आरएनए प्राइमर बनेगा? UCG, छोटा प्राइमर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रैंड का, क्योंकि 4 तो मेरे टोटल स्ट्रैंड बनाए मैंने, फिर मैं शो कैसे करूँगा कि छोटा प्राइमर है वो। तो इस तरफ एक छोटा प्राइमर जुड़ जाएगा, ए के साथ यू और जी के साथ सी। ठीक है, और इसकी पोलैरिटी क्या होगी? ये 5 to 3 होगा, इस तरह ऐसे में ज्वाइन हुआ होगा। ओके, और यहाँ पे एक नहीं और भी कई सेगमेंट जुड़ जाएंगे। जैसे एक 2 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का एक और सेगमेंट जोड़ दिया हमने, जो फिर से 5 प्राइमर एंड to 3 प्राइमर एंड की पोलैरिटी के साथ जुड़ा होगा। अगर ये काफ़ी छोटा छोटा हो रहा है तो मैं दूसरा बनाऊंगी एक स्ट्रक्चर। हो सकता है मोबाइल में छोटा छोटा आ रहा हो, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। ठीक है सर। ओके, अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? ये यू लगा रहे हो आप डीएनए पे? यूरेसिल थोड़ा ना होता है डीएनए पे, थायमिन होता है डीएनए पे। पागल वागल हो गए हो क्या? यही सोच रहे होगे ना तुम तब से बैठे बैठे। यस सर, लेकिन इसमें रिप्लेस हो जाता है सर। हाँ, वो रिप्लेस बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पर ये लगाना जरूरी था। यहाँ पर ये OH ग्रुप जो है ना, हमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? फ्री हाइड्रोक्सिल, क्योंकि इस फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप के OH को निकाल के और यहाँ पे H को जोड़ के, इस फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप के OH को निकाल के और अगले वाले से H निकाल के एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल के ही तो अगला न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अपने फॉस्फेट ग्रुप के संग जुड़ेगा। मतलब एक अगला डीएनए का न्यूक्लियोटाइड को हमें जोड़ना है ना। फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए था कि नहीं चाहिए था? यस सर। तो अब इधर से प्रोसेस शुरू हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगी, अब कैसे होगी प्रोसेस? अब क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। कौन आ जाएगा अब? डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। तो सपोज मान के चलो यहाँ पे एक टी है। अब यहाँ पे इस टी के साथ क्या ऐड होना है? इस टी के साथ क्या होगा ऐड? ए। तो ये एटीपी लाएगा, एटीपी लाएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या लेके आएगा यहाँ पे? एटीपी। क्या लेके आएगा यहाँ पे?
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या लेके आएगा? ये डीएनए पॉलीमरेज इस पॉइंट पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट लेके आएगा। ठीक है, यस सर। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटेगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। किस में टूटेगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में टूटेगा। अब इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। अरे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को तोड़ेगा ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। एटीपी ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं होती? यस सर। दो फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएंगे और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा ये, और एनर्जी रिलीज होगी। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को ये यहाँ जोड़ देगा, और जब जोड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो यहाँ से मिल जाएगी। इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज के दो काम हैं। एक तो, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग देख रहे हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे जुड़ा, इसके दो वर्क हैं। एक तो ये खुद ऐड हो रहा है और दूसरा ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। नहीं आई बात समझ में? सर बट एटीपी तो एएमपी में कन्वर्ट हुआ था ना, मतलब हाँ तो एएमपी टूटा तो था। जुड़ेगा यहाँ पे, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट तो जुड़ेगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एडेनोसिन जोड़ना है, तो ये रहा एडेनोसिन, तो इधर एक सिंगल फॉस्फेट ग्रुप ही तो होता है, 3 फॉस्फेट ग्रुप थोड़ा होंगे यहाँ पे। तो ये तो एएमपी का मॉलिक्यूल ही तो है पूरा, जुड़ना तो एएमपी के मॉलिक्यूल को है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को अलोंग विद इट्स पेंटोज शुगर, जुड़ना तो उसको है। तो बाकी के 2 फॉस्फेट का क्या यूज है? कोई यूज नहीं हो, तो अलग होंगे, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी ऐड हो जाएगी किसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने में। ओके सर, नहीं समझ में आई बात? आगे सर। क्या समझ में आई बताओ? तो एटीपी एएमपी में टूटा जिसमें एनर्जी रिलीज हुई, और एएमपी वहां जाके लग गया, हाँ, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हेल्प करेगी। सिमिलरली जैसे यहाँ पे सी होगा तो सी के साथ जी जुड़ेगा, तो फिर क्या होगा? गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक होगा गोनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और 2 फॉस्फेट ग्रुप अलग होंगे, तो ये गोनोसिन मोनोफॉस्फेट जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ट्रिपल हो गई ना? हाँ ट्रिपल, सॉरी, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यस सर, नहीं आया समझ में? आगे सर। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी, क्योंकि 5 प्राइमर एंड टू 3 प्राइमर एंड तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन ही सकता है, तो कंटिन्यूसली चलेगी। कैटेलाइज कौन कर रहा है इस प्रोसेस को? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और 5 प्राइमर एंड टू 3 प्राइमर एंड, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेगी। यस सर। ठीक है, नहीं आई समझ में बात? आगे सर। तो इधर प्रोसेस कंटिन्यूस चल रही है, तो ये स्ट्रैंड जहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यूस चल रही है, यहाँ कंटिन्यूस चलती रहेगी। 5 प्राइमर एंड टू 3 प्राइमर एंड न्यूक्लियोटाइड बेस पे जुड़ते चले जाएंगे। ये प्रोसेस जो है ये पूरी चलती चली जाएगी, तो ये वाला स्ट्रैंड कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहलाएगा ये? लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है ना, लीडिंग स्ट्रैंड क्या कहलाएगा ये? लीडिंग। तो लीडिंग स्ट्रैंड पे आपकी रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसी होगी? कंटिन्यूस। यस सर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मजबूरी थी, यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट सेगमेंट बनाने जरूरी थे, क्योंकि प्रोसेस तो हमेशा 5 प्राइमर एंड टू 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो 5 प्राइमर एंड टू 3 प्राइमर एंड ही बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट को जुड़ गए, ओके, जिससे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मिल गया हमें, और प्रोसेस का लॉ भी मतलब फॉलो हुआ,
यानी 5 प्राइमर एंड टू 3 प्राइमर एंड फॉर्मेशन करना। लेकिन अब दिक्कत ये होगी कि मान लो जैसे 2 आरएनए प्राइमर जुड़े हैं और मान लो और भी सेगमेंट जुड़ेंगे यहाँ से, तो छोटे छोटे सेगमेंट जुड़ेंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो ये सेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे सिंथेसाइज सेगमेंट बनेंगे यहाँ पर, एक बार में कंटिन्यूस सेगमेंट नहीं बनेंगे। तो ये छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम बोलेंगे ओकाजाकी सेगमेंट। क्या बोलेंगे? ओकाजाकी सेगमेंट। क्या बोलेंगे? ओकाजाकी। तो इस तरफ प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं हो सकती, इस तरफ प्रोसेस कैसी होती है? डिसकंटिन्यूस। इस तरफ प्रोसेस कैसी होती है? कंटिन्यूस। इस तरफ कंटिन्यूस होती है, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस। हाँ, और ये सेगमेंट जो छोटे छोटे बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओकाजाकी सेगमेंट। क्या बोलेंगे इनको? ओकाजाकी। ओकाजाकी। और ये स्ट्रैंड जहां पे प्रोसेस डिसकंटिन्यूस हो रही है उसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। वो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिस पर प्रोसेस डिसकंटिन्यूस हो रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है। हाँ सर। अब बिकॉज एक तरफ कंटिन्यूस हो रही है प्रोसेस, एक तरफ डिसकंटिन्यूस हो रही है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम सेमी कंटिन्यूस बोल सकते हैं। ठीक है। यस सर। क्यों बोल रहे हैं सेमी कंटिन्यूस? क्योंकि एक तरफ कॉन्टिन्यूस हो रही है और दूसरी तरफ डिसकंटिन्यूस। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, याद रखना, ये यूकैरियोटिक सेल में तो सेमी कंटिन्यूस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कंटिन्यूस होता है। अभी याद रखो यूकैरियोटिक, फिर सब कंफ्यूज हो जाओगे, एक में मिक्स हो जाएगा सब। तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोसेस कैसी होती है? सेमी कंटिन्यूस। ये सेमी कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। बोलो। यस सर। तो अब क्या हुआ, ये छोटे छोटे इसमें स्ट्रैंड तो जुड़ गए, अब इनको भी तो हमें आपस में जोड़ना है, तभी तो डीएनए का पूरा एक मॉलिक्यूल बन पाएगा। हाँ सर। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है लाइगेज। लाइकेस। तो ओकाजाकी सेगमेंट्स को आपस में कौन जोड़ता है बाद में? लाइकेस। और इधर तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इधर तो कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है पूरा। ठीक है। यस सर। यस सर। समझ में आई बात? हाँ सर आ गई। नहीं समझ में आई बात? आ गई सर आ गई। दिव्यांशा कुछ पूछना चाह रही हो तुम? तो जो नया डीएनए होगा वो होगा कौन सा? नया डीएनए, दोनों ही नए डीएनए होंगे। नए डीएनए में हमेशा एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और एक डॉटर स्ट्रैंड होती है। बट सर टेम्पलेट तो ये था ना, तो इसका लॉन्ग बनना चाहिए था ना। ये दोनों ही टेम्पलेट हैं, ये भी टेम्पलेट है और ये भी टेम्पलेट है। ओके सर। टेम्पलेट के ऊपर, पेरेंट टेम्पलेट के ऊपर एक नया डॉटर डीएनए बनाए। वन ऑफ द स्ट्रैंड इज टेम्पलेट, वन ऑफ द स्ट्रैंड इज डॉटर। one of the strand is template and act as a parent, and one of the strand is daughter. ओके सर। ठीक है। यस सर। अब यहां पे बना क्या है? यूरेसिल। क्या बना है यहां पे? यस, यूरेसिल। भाई आरएनए प्राइमर अगर होगा तो डेफिनेटली यूरेसिल बनेगा, और यूरेसिल के होने से स्टेबिलिटी इसकी चली जाएगी। जबकि डीएनए का मॉलिक्यूल तो देखो एक बात याद रखना, जब हम पीसीआर रिएक्शन करते हैं, एक रिएक्शन होती है इसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 3 मिनट रह गए आज, मैं फिजिक्स का बैच ले रहा हूँ 9 बजे से, तो 3 मिनट रह गए, तो थोड़ा सुनते चल रहे ध्यान से। चलो उन्हें एडमिट कर लेंगे, बाद में दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, तब तक एडमिट कर लेंगे अपन। ठीक है। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम की एक रिएक्शन तुमने सुनी होगी, पीसीआर। अभी कोरोना के टाइम पे बहुत फेमस थी रिएक्शन। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो मुझे वायरल जीनोम मुझे मिल गया,
तो मेरे को जो वायरल जीनोम मिलता है वो बहुत कम सेगमेंट मिलता है। या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी करते हैं, तो कोई मर्डर हुआ किसी जगह पे, वहाँ में डीएनए का बहुत छोटा सा सेगमेंट मिला, हमें बहुत छोटा सा अमाउंट मिला डीएनए का, तो हमें उस छोटे से अमाउंट को एम्पलीफाइड करते हैं, मतलब कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं डीएनए की। घर पे बैठे बैठे ही हम घर पे क्या बनाते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं डीएनए की, ठीक है। तो बिल्कुल जो हमने रेप्लिकेशन की प्रोसेस करी है वही करते हैं, जो हमने अभी रेप्लिकेशन की प्रोसेस करी है वही प्रोसेस से हम डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। एंजाइम दूसरा यूज़ होता है, उसमें टैक पॉलीमरेज नाम का एंजाइम यूज़ होता है। कौन सा यूज़ होता है एंजाइम? वही सारे काम कर देता है, टैक पॉलीमरेज। ये गायरेज, हेलिकेज ये नहीं होते, उसमें टैक पॉलीमरेज एंजाइम होता है और वही सारे काम करते हैं, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, और हम उसका डीएनए देखा क्राइम सीन पे, बहुत कम अमाउंट का डीएनए, वो भी अगर ख़त्म हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो हम उसको एम्पलीफाइड करते हैं। और कोरोना टेस्ट वगैरह में क्या करते हैं, पीसीआर से डीएनए को एम्पलीफाइड करते हैं, क्योंकि बहुत कम अमाउंट का अगर वायरल डीएनए होता है तो डिटेक्ट नहीं होता है, तो उस डीएनए को एम्पलीफाइड करते हैं। ओके, मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, 1 से 2 डीएनए, फिर 2 से 4 डीएनए, इस तरह से मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। सुन रहे हो? यस सर। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है, कौन सी रिएक्शन? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम लोग डीएनए प्राइमर ही यूज करते हैं, आरएनए प्राइमर यूज नहीं करते हैं। वो हम घर पे बैठे बैठे करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इवोल्यूशन के दौरान हमारा जो पहला मॉलिक्यूल था वो आरएनए प्राइमर था, हमारे में डीएनए प्राइमर जैसी चीज़ नहीं है, इसलिए हमें पहले आरएनए प्राइमर ही बनता है हमारी बॉडी में। आरएनए प्राइमेज जो है वो आरएनए प्राइमर ही बनाता है। हमारी बॉडी आज भी उसी चीज़ के लिए इवॉल्व है कि हमें आरएनए मिल जाएगा तुरंत, लो भाई तुम्हें आरएनए चाहिए लो। डीएनए नहीं मिलता, डीएनए तो बाद में कन्वर्ट हुआ है कि स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल मॉलिक्यूल के लिए। तब क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान क्या होता है, हमें नेचर के साथ चलना पड़ता है, तो नेचर धीमे धीमे वर्क करती है, जबकि आरएनए मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो याद ये रखना है तुम्हें कि इवोल्यूशन के दौरान हमारे अंदर डीएनए स्टेबल मॉलिक्यूल के रूप में आ जरूर गया है, लेकिन आज भी हमारी बॉडी आरएनए बनाने के लिए तत्पर है। तो मतलब सर हमारी बॉडी में आरएनए भी है? हाँ, आरएनए प्राइमर्स आरएनए ही हैं, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। ओके लेकिन वो सर, डीएनए आपने जो डीएनए के ब्लूप्रिंट से नहीं बने हैं। जो आरएनए बनता है डीएनए से, वो डीएनए के ब्लूप्रिंट से बनता है। क्या कह रहे हो, बोलो। सर आपने जो पीसीआर रिएक्शन बताया, सर उसमें आपने कहा आरएनए प्राइमर यूज नहीं होता। हाँ, उसमें आरएनए प्राइमर की क्यों यूज करना? उसमें हम तो बना लेते हैं ना डीएनए प्राइमर, आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है डीएनए प्राइमर। हमारी बॉडी नहीं बना रही तो क्या दिक्कत है, हम तो बना सकते हैं ना आरएनए प्राइमर। ओके सर। हमारी मैंने बताया ना हमारी बॉडी क्यों नहीं बना रही, वो भी तो रीजन बता रहा हूं मैं तुम्हें। हमारी बॉडी आरएनए प्राइमर क्यों नहीं बना रही, क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान देखो हमारी बॉडी तो आरएनए प्राइमर ही बनाना चाह रही है, हमारी बॉडी डीएनए प्राइमर क्यों नहीं बना रही? क्योंकि हमारी बॉडी को आरएनए प्राइमर बनाने की आदत है, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान हमने डीएनए को एक स्टेबल मॉलिक्यूल के रूप में बना लिया है। क्योंकि इवोल्यूशन जो है वो स्लो प्रोसेस है, जबकि अगर आरएनए रहेगा ना तो उसमें म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। ओके सर। नहीं आया समझ में? हाँ सर। मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो। मैं ये कह रहा हूं हमारी बॉडी के अंदर कौन वर्क करता है? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर ही डीएनए पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करा रहा है ना। फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 2 मिनट रुक जाओ फिजिक्स वालों, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। तो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है आरएनए प्राइमर। कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी बॉडी आज भी क्या बनाना चाहती है? आरएनए। लेकिन हमें इवोल्यूशन में अगर अपने आप को सरवाइव रखना है तो आरएनए शुड नॉट बी द जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज आरएनए causes the mutation and most of the mutations are harmful. Only few mutations are rarely useful.
म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, कुछ ही म्यूटेशन यूजफुल होते हैं। सो हमारी बॉडी क्या बनाना चाह रही है? आरएनए, जबकि जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर क्या है? डीएनए। नहीं आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, आ गया। तो मतलब सर इनिशियली पहले आरएनए बनता है, फिर वो डीएनए बनना स्टार्ट होता है। हमारे अंदर यस सर। ना ना ना, तुम समझी नहीं बात। हमारे अंदर तो डीएनए ही होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। आप ऐसे समझो, दो तरह के आरएनए बनते हैं हमारी बॉडी में। एक तो शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं, एक कौन से होते हैं? शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ आरएनए, ठीक है, जिन्हें हमने प्राइमर्स बोला है। ये हमारे इवोल्यूशनरी नेचर को दिखाते हैं कि इवोल्यूशन में शुरुआत में हम लोग आरएनए बनाया करते थे बहुत ज्यादा। आज भी हमारी बॉडी कोशिश कर रही है आरएनए बन जाए, बट दिस विल नॉट एक्ट द जेनेटिक मटेरियल। ये हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल नहीं है ये आरएनए। डीएनए स्टिल द जेनेटिक मटेरियल। ब्लूप्रिंट तो यही है ना। आप ना पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछो, मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा आप जो पूछना चाह रहे हो। यस सर, आ गया। नहीं, आप पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछो, मैं जवाब देता हूँ। सर आपने जो पहले कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बताया था, उसके साथ डीएनए का हमने एक स्ट्रैंड रखा था यूसीजीए। यूसीजीए आरएनए का स्ट्रैंड है बेटा, डीएनए का क्यों है? आरएनए का स्ट्रैंड यस है। सर, डीएन मतलब पहला वाला जो डीएनए टेम्पलेट था उसके साथ हमने आरएनए रखा। हाँ, तो सर इनिशियली तो पहले आरएनए बना ना हमारी बॉडी में फ्री हाँ हाइड्रोक्सिल हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। इनिशियली हमारी बॉडी में आरएनए ही बना, सही कह रही हो तुम। बट वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये याद रखना। तो फिर उसके बाद डीएनए हो जाता है। उसके हिसाब से ब्लूप्रिंटिंग नहीं होती, उसके हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, ये याद रखना। बिल्कुल सही कह रही हो, हमारी बॉडी में पहले आरएनए ही बना। डीएनए तो हमें इनहेरिट हुआ। फर्स्ट डीएनए हमारी बॉडी ने इनहेरिट किया, बट हमारी बॉडी ने आरएनए खुद बनाया। यस सर। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। समझ में आई बात? यस सर। अब ये जो यूरेसिल है, ये जो तुम देख रही हो यूरेसिल, देख रही ना? यस सर। ये ही खुंतरू आदमी है। कौन है ये? कौन है ये? अरे खुंतरू मतलब तिकड़मी। अरे यही रिएक्टिव है, यही रिएक्टिव है। इसकी वजह से बहुत भयंकर रिएक्शंस होती हैं। आप सोच के देखो, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं कि स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और ये फिर आ गया। एक तो डबल स्टैंडर्ड बना रहे हैं ताकि रिएक्शन ना हो। सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, ठीक है? तो एक तो डबल स्टैंडर्ड बना रहे हैं हम लोग। क्या बना रहे हैं? हमें स्टेबल जेनेटिक मटेरियल चाहिए ना। यस सर। लेकिन ये फिर से आ गया अनस्टेबल करने। यस सर। ये फिर से क्या आ गया? अनस्टेबल करना। अनस्टेबल करने। कौन? आ रहा हूं अभी। नरेंद्र मोदी रुक जाओ, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैच, बस 2 मिनट रुको, पूरे बात खत्म हो जाने दो। मैं क्या, कौन आ गया? यूरेसिल। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। क्या बोला मैंने? सर कि हम लोग स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे थे, बट यूरेसिल आते उसे अनस्टेबल कर रहा है। यूरेसिल फिर से वही आ गया, आरएनए। जो हमारी बॉडी तो आरएनए बनाना चाहती है, शुरुआत तो आरएनए से ही करती है, यस सर। ठीक है? तो यूरेसिल आ गया। कौन आ गया? यूरेसिल। यूरेसिल आ गया। अब यूरेसिल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यूरेसिल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन अगर हम उसमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें, ये यूरेसिल मॉलिक्यूल है, क्या है ये? यूरेसिल। लेकिन अगर उसमें हम एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें, क्या अटैच कर दें? मतलब मिथाइल। मिथाइलेटेड यूरेसिल बना दें, तो फिर ये रिएक्टिव नहीं रहता और ये बन जाता है थायमिन, ठीक है? तो बाद में इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया जाता है और इसको थायमिन बना दिया जाता है, ठीक है? तो वो कैसे बनाया जाता है तो हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। यहां तक प्रोसेस समझ में आई पूरी? यस सर। यस सर।
एक बार प्रोसेस रिपीट कर दो, उसके बाद हम लोग कल लिख लेंगे। नेक्स्ट टाइम पे कहाँ तक लिख लिया हम लोगों ने? एक्शन ऑफ आरएनए प्राइमेज तक लिख लिया है हम लोगों ने। एक बार प्रोसेस सर रिपीट। अपलोड हाँ मैं कर दूंगा अभी। ये बताओ मुझे सर कल क्या? पिछले टर्न का भी अपलोड नहीं हुआ था सर। ओके चलो एक बार प्रोसेस बताओ मुझे, क्या क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई? अरे सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले डिकॉइलिंग हुई, डिकॉइलिंग से ऊपर सुपर कॉइलिंग होने लगी, वहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हुआ, तो उस टेंशन को रिलीज़ किया किसने? टोपोआइसोमेरेज ने, और इसको सिंगल स्टैंडर्ड रखा। अभी रुक जाओ भाई, शुरू कर रहा हूँ मैं फिजिक्स। और इसको सिंगल स्टैंडर्ड, इसको स्टेबल बनाए रखा किसने? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ने, ठीक है। फिर इसके बाद ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, ये वाई शेप जो स्ट्रक्चर बना इसको हम लोगों ने रेप्लिकेशन फॉर्क बोला। फिर आरएनए प्राइमेज जो है उसके संग एक प्रॉब्लम ये थी कि खुद प्रोसेस ये इनिशिएट नहीं कर सकता था, ठीक है ना। ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस को खुद इनिशिएट नहीं कर सकता था, क्योंकि इसको तो बस क्या चाहिए? एक किसका प्यासा है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको मिल नहीं रहा था, 3 प्राइमर एंड वाला दिख ही नहीं रहा था इसको यहाँ पे। तो जब दिख नहीं रहा था तो इसने कहा आरएनए प्राइमेज कुछ करेगा तो मैं करूँगा। तो फिर आया आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ने आरएनए प्राइमर बना दिया। एक तरफ प्रोसेस कंटिन्यूस होती रही, एक तरफ डिसकंटिन्यूस हुई, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने, उन दोनों को आपस में ज्वाइन किसने कर दिया? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। कल हम लोग आरएनए Yes, वगैरह की sir. बात और करेंगे, परसों। चलो ओके, मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा। चलो एक बार दोबारा से रिकनेक्ट कर लो, फिजिक्स का बैच स्टार्ट करते हैं। एक बार रिकनेक्ट कर लो, वैसे भी खत्म होने वाला होगा सेशन। एक बार रिकनेक्ट कर लो, सभी सर को आवाज़ आ रही 9:20 से करें सर। हो? दोबारा से रिकनेक्ट सर कर 9 लो। सर 9:20 से 9:20 क्या है वो? शुरू करो बस, चलो हो गया शुरू, कनेक्ट करो।